स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई मीडिया ब्रीफिंग में आज अजमेर जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्षीय नाथ बस्ती बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ निवासी बालक, 17 वर्षीय नाथ बस्ती बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ निवासी पुरुष और 62 वर्षीय ब्यावर निवासी पुरुष शामिल है। राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने के अपने फैसले में बदलाव किया है। पहले सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को राज्य सरकार ने सील करने का आदेश दिया था। हालांकि अब नया आदेश में जारी हुआ है, जिसके अनुसार सीमाएं सील नहीं होंगी, बल्कि आवागमन पर नियंत्रण किया जाएगा। इसे लेकर राजस्थान पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिलों को यह निर्देश दिए हैं कि अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जाए। साथ ही बिना अनुमति पत्र किसी को भी राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाए। अब खबर सोशल मीडिया पर दोबारा लॉकडाउन लगने वाली अफवाह पर। किसी ने व्हाट्सएप पर अफवाह फैला रखी है कि दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। ऐसी कोई विधिवत खबर सरकार की ओर से नहीं दी गई। लगता है इस खबर के पीछे बड़े व्यापारियों का हाथ है। इसलिए पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। कृपया अपने खाने पीने पर ध्यान दें, सेहत का ध्यान रखें, इन चीजों की ओर ना भागें। कहीं कोई कुछ नहीं होगा। सरकारें अपना काम सही तरीके से कर रही है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से निभा रही है, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये थी अफवाहों की बात। वहीं दूसरी ओर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है किस प्रकार तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई व्यापारी, कई ग्राहक बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस तरह का माहौल हो रहा है। यहाँ पे भैया कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे क्या गुटखा और पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान है, जो यहाँ पे सब पूरे शहर की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये खुली हुई हैं। इस चक्कर में पूरी ग्राहकी यहाँ पे आ रही है। इस चक्कर में ये दुकानदार ना डिस्पेंसरी बना पा रहे हैं, ना किसी ग्राहक को मना कर रहे हैं, और इस चक्कर में हर कोई ग्राहक है एक दूसरों के ऊपर गिर रहे हैं। इस चक्कर में ये 4 दुकानें, 5 दुकानें हैं जो ये कारण यही है, क्योंकि ये पान, बीड़ी, सिगरेट बंद होने के कारण लोगों को मिल नहीं रहा। होलसेल की दुकानें बंद हो गई, तो इसलिए ये रिटेल की दुकानों पे आ रहे हैं। कैसी सूचना है जो दुकानदार जो भगदड़ मच रही है, क्या कारण है? ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर वगैरह सील हो गए हैं, तो इस चक्कर में क्या गुटखा वगैरह के लिए उनका भी सील हो गए हैं, तो इस चक्कर में हर कोई दुकानदार को रिटेल दुकानदार से लेना पसंद कर रहा है। इस चक्कर कहाँ पर है ये मैजिस्ट्रिक सिनेमा के सामने है, न्यू मेहता मार्केट। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम अशोक बच्चानी है और मच्छी मार्केट का स्टेशन का अध्यक्ष हूँ। इन दुकानदारों के पान वालों के भी क्या है? हमारी दुकानों का भीड़ नहीं है। गुटके के सामने हमारा बेल्ट का काम है इधर, बेल्ट गुटके का काम है सामने। तो दादा क्यों दुकानदारों पे भीड़ लग रही है, उसका क्या कारण है? अजी सुनने में आया ना, ये राजस्थान का जो है ना बॉर्डर मतलब सील हो गया, सुनने में आया, इसलिए माल आएंगे नहीं लोगों ने। बीड़ी मार कर दी गुटकों के लिए। गुटकों की दुकान पे क्यों लग रही थी? हाँ, बीड़ी से और दूर हो जाओ। हाँ दादा, गुटकों की दुकान पे क्यों लग रही थी भीड़? जी सुनने में आया माल आएंगे नहीं, इसीलिए लोग उधर मर रहे हैं। क्या गुटकों पे प्रतिबंध लग रहा है? वहाँ पे प्रतिबंध की नहीं सुनी है, सिर्फ बॉर्डर सील हो रहा है। गुर्जर समाज के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर लाठीबाटा जंग हो गई। झगड़े की सूचना पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
देखिए काकरिया गांव पड़ता है हमारे आरपीएससी के आगे की तरफ है, मेन रोड पर। वहाँ पर हमें रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे सूचना मिली थी कि दो पक्षों के अंदर पत्थरबाजी हो रही है। इस सूचना पर मैं स्वयं मौके पे पहुंचा था और हमारी चेतक सिग्मा को हम मौके पे लेके गए थे। वहाँ पर दो गुर्जर पक्ष हैं जो एक ही समाज के हैं और आसपास में परिवार के हैं। वो दोनों के आपस में पत्थरबाजी की जा रही थी, जिस पर हमने मौके पर उनमें से लगभग 11 आदमियों को हमने डिटेन किया और उनको 151 में अरेस्ट किया। अभी उनके प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसके पर हम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई कारण सर अब तक कुछ सामने आया? देखिए, अभी तक ये सामने आया है कि दोनों की पूर्व से ही रंजिश चल रही है और लड़ाई झगड़ा करने के आदी रहे हैं। और विशेष कारण ये कि ईगो का प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले के एक ही जगह रहते हैं, तो बार बार इनका ईगो अड़े आता है। गंज थाना अंतर्गत रहने वाले दीपक सोनी की फेसबुक आईडी अज्ञात शातिर ने हैक कर ली और दीपक के फेसबुक फ्रेंड से बीमारी का हवाला देकर रुपए की मांग कर डाली। गनीमत रही, दीपक के किसी भी फ्रेंड ने अज्ञात शातिर के खाते में रुपए नहीं डाले। बहरहाल हैकर के खिलाफ दीपक ने गंज थाने में शिकायत दी है। किसी ने हैंग कर लिए, अनजान व्यक्ति ने, जो गुड्डी देवी का मोबाइल नंबर दिया है उसने, और उस पर मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से 5,000, किसी से 2,000 और किसी से पैसा मांग रहा है। तो अचानक क्या दोस्तों का फ़ोन आया कि तुमको पैसे की ज़रूरत, तो मैंने उस पर डाल दिया किसी को पैसा मत देना, और दीपक सोनी के नाम से वो मांग रहा है। आपकी किस नाम से आईडी थी? मेरी दीपक सोनी के नाम से। अच्छा, अब तक कितने जनों से उसने पैसे मांग लिए होंगे? अभी 2 लोगों के पैसे का उसने तो 15-20 लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने डाले नहीं है अभी पैसे, क्योंकि सबके कॉल मेरे पास आने लगे कि अचानक तुमको क्या ज़रूरत पड़ गई पैसे की। अतः और अभी मैं गंज थाने में उसकी FIR दर्ज कराने आया था। आप काम क्या करते हैं? रेलवे में है काम, कैटरिंग का। अच्छा, मेरा रेलवे कैटरिंग का काम है। अब आप गंज थाने में आए हैं? हाँ, मैं गंज थाने में आया हूँ उसकी रिपोर्ट कराने, और मैंने FIR उसके नाम से दर्ज करा दी है। उसने मोबाइल नंबर भी दिया था जो कि गुड्डी देवी के नाम से आ रहा है, उत्तर प्रदेश के नाम से। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? कुछ नहीं, अब सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी फेस आईडी यदि अब उस पर किसी से पैसा मांगता है तो किसी व्यक्ति से पूछे बगैर उसके अकाउंट में पैसा मत डालना, क्योंकि आजकल आईडियाँ बहुत हैंग हो रही हैं। अभी हम खड़े हैं पुष्कर के अम्बेडकर कॉलोनी में। कल यहाँ से की अहमदाबाद से आई महिला की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से एहतियात के तौर पर सारे आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। पूरे एरिया में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटोनमेंट क्षेत्र में आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है। पुलिस की ओर से यहाँ पर जाब्ता तैनात है, पल पल पर पूरी निगाहें रखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य महकमे की ओर से सैंपलिंग का दौर शुरू हो चुका है। कल जो कोरोना संक्रमित महिला आई थी उसके संपर्क में भेजे गए 9 जो नमूने थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने एक तरीके से राहत की सांस ली है।
वहीं एक और चेन्नई की महिला की भी रिपोर्ट भेजी गई थी, वो भी नेगेटिव आई है। आज एक बार फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जो कल संक्रमित महिला आई थी, इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर 5 नमूने आज एक बार फिर भेजे गए हैं। साथ ही एक जो गनाडा में कल हुई वारदात में जो जेल जाने वाला आरोपी है, उसको भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अंबेडकर कॉलोनी जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप यहाँ के जो आसपास में रहने वाले लोग भी कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद थोड़े थोड़े सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बट सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पहला केस आया है, इसी का तीसरी यही हो जाए और पुष्कर एक बार फिर अपनी जो सेफ, जिस सुरक्षा की दृष्टि से, कोरोना की दृष्टि से सेफ बना हुआ था, उसी तरह पूरी तरह सेफ हो जाए। पुष्कर से जितना अगर सीताराम पारा सैंपलिंग रिपोर्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का क्या कुछ डिटेल निकला? कल हमने जो महिला पॉजिटिव आई थी, अंबेडकर कॉलोनी निवासी है, वह अहमदाबाद से आई थी। उसमें जब वो आई थी, उसके हस्बैंड और उस महिला का सैंपल लिया था, जिसमें महिला पॉजिटिव निकली। महिला को हमने जेएलएन हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया और उस घर में जो 5-6 व्यक्ति थे, उनको हमने प्रेम प्रकाश आश्रम में क्वारंटाइन किया था। उन 6 के हमने कल उन 6 में से 5 के सैंपल लिए। एक जो उनकी माता जी थी, वो कहीं बाहर चली गई थी, उसका सैंपल नहीं ली। उसके खिलाफ हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि इसने क्वारंटाइन ब्रीच किया है। उसके पश्चात हमने उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पास वाले मकान में 4 व्यक्ति थे जो उनके किराएदारी बताए गए, उन 4 के सैंपल लिए और 5 इनके जो परिवार सदस्य थे, उनके 9 के सैंपल लिए। 9 की रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हो गई, वो 9 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जो महिला बाई एयर जयपुर तक और जयपुर से टैक्सी से आई थी, उस महिला का भी हमने सैंपल लिया था, वह भी नेगेटिव प्राप्त हुआ। क्रम के तहत पूरे अंबेडकर कॉलोनी का सर्वे जारी है। अभी जारी के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या उसने कोई दुकान खोली है, दुकान पर कौन किसने सामान लिया है, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसमें हम फिर सैंपल लेने की प्रक्रिया चालू करेंगे जैसे हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होती है। अभी एक महिला जो कि उसके सामने वाले मकान में रहती है, वो खुद स्वयं आई थी कि मैं इससे बात करी थी, तो उसका सैंपल हम ले चुके हैं। इसी के साथ हमने जो कल गनेडा के अंदर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था शराब वाले काम में, उस व्यक्ति का भी सैंपल, क्योंकि उसको जेसी हुई है, जेल के अंदर भेजने से पूर्व कोविड सैंपल की जांच की जानी आवश्यक है, तो उसका सैंपल भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के जो सरकार है, उसके दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में देश भर में भाजपाइयों की ओर से, जो सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए हैं इस 1 साल के दौरान, उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। पुष्कर में भी आज जो जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा है, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत है, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता थे, उनको माला पहनाकर इस कार्य की शुरुआत की गई है। लोगों को पैम्पलेट बांटे गए, लोगों को समझाया गया है कि किस तरह से भाजपा ने इन 1 साल में ही बड़े बड़े जो मुद्दे थे, जैसे धारा 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों को सुलझाया है। वहीं भाजपा जो जिलाध्यक्ष है देवीशंकर भूतड़ा, उन्होंने प्रदेश सरकार सहित कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है और भूतड़ा ने साफ साफ कहा है कि अभी जब समय जनता को राहत देने की है, इस समय कांग्रेस जो है आहत की राजनीति कर रही है, लोगों को पीड़ित कर रही है, लोगों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा हमला बोल के आगे आने वाली सियासत के संकेत दे दिए हैं। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारस। मंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए ये हमारा 8 जून से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जो काम किए हैं, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए, गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए, उनके विकास को सर्वोपरि मानते हुए इस कोरोना महामारी के अंदर भी एक ऐतिहासिक कार्य किया है और कोरोना महामारी से आम जन को राहत देते हुए देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर जो कदम बढ़ाया है, उसकी सारी उपलब्धियों को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। साथ में राजस्थान सरकार ने इस कोरोना महामारी में जहां राहत देने की बजाय आहत करने का प्रयास किया है,
ये भी एक जो विषय है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ ये विषय सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पूरा खाद्य सामग्री मिल रही है, सारी राहत सामग्री मिल रही है, उसके बाद भी आम जीवन के साथ जो भेदभाव व्यक्त किया जा रहा है, आम जन के साथ जो भेदभाव की नीति अपना रखी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जहां आपको राहत देने में कोई कमी नहीं रख रही है, हर तरीके की आप जो राहत मांग रहे हो, उसके बावजूद भी आप एक ढेले की राहत नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि राजस्थान के जो प्रवासी हिंदुस्तान भर के अंदर रहते हैं, उनकी जो दशा राजस्थान सरकार ने की है, मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है। कम से कम मैं समझता हूँ कि जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख 17 मई तक 11.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन प्रवासियों का, लेकिन आज तक वो लोग जो यहाँ ला पाए हैं वो करीबन मैं समझता हूँ कि 28,500। इसका हमारे यहाँ के हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस पर गौर करे। राज्य सरकार केवल बातें कर रही है, काम ढेले का नहीं कर रही है। चारों ओर प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन राहत नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, और केवल टैक्स लगाने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार आने के बाद जो बिजली की दरों में बढ़ी, उसके बाद सरचार्ज, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी में, और उसके बाद कृषि उपज मंडी पे भी जो टैक्स लगाया, उससे उन्होंने और ज्यादा आम जन के ऊपर, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। हम इस सारे विषयों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, और जनता से जो केंद्र सरकार के प्रति जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उस भ्रमजाल के प्रति भी जनता को सावधान कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो 70 साल की बीमारियों को, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नागरिक संशोधन विधेयक के मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां थी जो आज़ादी के बाद जिसके निपटारे का हर आदमी देख रहा था, और उन सबको हल करते हुए भी आम जन का जो ख्याल रखा है, हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसके लिए हम घर घर तक हम जा रहे हैं। मैं हमारे विधायक महोदय जिन्होंने जो कार्यक्रम बनाया पूरे विधानसभा में, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर हम कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में नहीं आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर घर तक 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली बना कर और हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो आरोप लगाया है, हमारे को सरकार गिराने की आवश्यकता क्या पड़ी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तो कोरोना से निपटने की फुर्सत नहीं मिल रही है, और आम जन को राहत देने की सोच रहे हैं। वो किसी भी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत के तो खुद के अंदर ही कर्म खराब है, तो उनके लोग ही कब गिराने का प्रयास कर रहे हैं? अशोक गहलोत के लोग मुझे ये बताओ कि राजस्थान सरकार के अंदर अजमेर जिले के अंदर चिकित्सा मंत्री है, और चिकित्सा मंत्री ने आकर एक बार भी इस कोरोना महामारी के अंदर प्रशासन की मीटिंग ली क्या? उन्होंने कभी किसी से चर्चा करी क्या? मैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाकर आया हूँ, वहाँ एक भी जगह जाकर के केकड़ी के लोगों को नहीं संभाला है। वहाँ मानव तस्करी हो रही है, और मानव तस्करी में एक 10 साल के बच्चे को ललाई गांव से गायब कर लिया गया है। आज तक वो बच्चा नहीं मिला है। हम ये सारे विषय कलेक्ट कर रहे हैं। हमने बाकायदा उसके जो ग्राम सेवक है वो कह रहा है कि हमारे को ये दिशा निर्देश है कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप ये नरेगा में काम दो, बीजेपी के अन्य लोगों को नरेगा में काम मत दो। इसकी उस ग्राम सेवक की हमारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। हम ये सारे प्रमाण शुदा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कलेक्टर को हम ये जानकारी देंगे और उनमें कार्रवाई करने की मांग करेंगे। राज्य सरकार की ओर से पुष्कर सरोवर के में जो फीडर है उनको सफा करने के लिए बहुत ही लंबे अच्छे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सरकार का यह भी प्रयास है कि जो नरेगा मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क लगाए रहे, और साथ ही काम में जो गुणवत्ता है उसको वॉचिंग किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता साथ मौजूद है जो कि पूरी इस कार्य को देख रहे हैं, बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या आज ये जायजा लिया गया, किस तरह से आज पुष्कर सरोवर फीडरों की सफाई के लिए मनरेगा में जो 5 फीडरों की सफाई के लिए 57 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनको उनकी जांच परख और गुणवत्ता को परखने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम यहाँ आज मौके पे आई, और साथ में जिला परिषद के एक्शन साहब भी थे। उन्होंने आके यहाँ देखा कि जो मजदूर मौके पे काम कर रहे हैं वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से काम हो रहा है या नहीं, और साथ ही
जो कार्य मौके पे किया जा रहा है मनरेगा श्रमिकों द्वारा, उसकी गुणवत्ता का स्तर किस प्रकार का है। तो जैसा कि उन्होंने तीनों फील्डों का मौका निरीक्षण करके जांचा परखा और अपने फोटो और वीडियो में कैद किया और देखकर बताया कि जो भी कार्य हो रहा है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की पालना करते हुए हो रहा है, तथा जो कार्य किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को उन्होंने श्रेष्ठतम बताया। और सभी तीनों फील्डों में उन्होंने घूमकर देखा और तीनों फील्डों में जाकर कार्य को संतोषप्रद बताते हुए और कार्य की सराहना की। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, जो कुछ पहले से भी बता रहे हैं कि जो मनरेगा मजदूर है एक आस्थावान योद्धा की तरह लगातार पुष्कर सरोवर फीडर की सफाई में लगे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि पिछले एक दशक में जिस प्रकार की सफाई पुष्कर सरोवर की फीडर की कभी नहीं हुई थी, वो पहली बार हुई है। आशा और अपेक्षा करनी चाहिए कि ये पुनीत कार्य इसी तरह जारी रहेगा। पुष्कर से दिलीप नागरस्ता, सीताराम पाराशर, स्वामी। कुछ रहा आपके निरीक्षण के पर्पज के हिसाब से? तो यहाँ की जो स्थानीय लोगों की भावना थी और उसमें सभी प्रशासन की ये काफ़ी समय से लोगों की मांग आ रही थी कि भाई जो पुष्कर सरोवर में जो पानी आ रहा है उसमें आसपास के जो क्षेत्र से मिट्टी आकर के जो गंदा पानी आता है उसको हम नरेगा में सेंक्शन करके नरेगा के लोग स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के उसमें काम करवाएं। वही अब उसके पीछे सुरक्षा की जो भावना थी भाई इसको हम स्वीकार करके इसको जो भी फीडर है हमारी उसको सफाई करें, नरेगा के श्रमिकों को रोजगार मिले और पुष्कर सरोवर में अच्छा क्वालिटी का पानी उसमें जा सके। आज के निरीक्षण के दौरान क्या कुछ महसूस हुआ आपको कि काम सही चल रहा है या कुछ निर्देश हैं इसमें? इसमें काम अच्छा चल रहा है और उसमें यही था कि भाई जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क मतलब ये लगाते हुए उसकी पालना करते हुए जो भी इनको निर्धारित टास्क आवंटन किया जा रहा है वो पूरा कर रहे हैं। तो उसके पीछे यही है कि भाई जो पूरा काम करे उसको जितना काम करे उसको उस हिसाब से कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब व्यापारियों को सड़क पर हो रहे निर्माण कार्यों से परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से कचेरी रोड, पीआर मार्ग पर सीवरेज, पानी की पाइपलाइन और एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे यातायात में काफी परेशानी आ रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर ने वाहनों की आवाजाही में कुछ परिवर्तन किया है। व्यवस्था तो ये है कि काम कंटिन्यूस चल रहा है, इधर एलिवेटेड रोड का चल रहा है और साथ में ही अपने सीवरेज लाइन का और पानी की पाइपलाइन का चल रहा है। तो जैसे इन लोगों से पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने बोला था कि अब इस तरह से काम करें कि हमको ट्रैफिक के लिए अल्टरनेट रास्ता कहीं से मिल जाए। आज जब हमने देखा तो दोनों पैरेलल खुद रहे हैं, तो उनको मौके पर बुला करके थोड़ा सा समझाया गया कि हमारे लिए दिक्कत पैदा हो रही है। तो ये जब तक अपने गांधी भवन के पास वाला रोड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ये पीआर मार्ग का जो ऑपोजिट साइड, नगर निगम के ऑपोजिट साइड का है, वो पूरा नहीं खोदें। ये कंप्लीट हो जाने के बाद खुदवा दें, क्योंकि हमारा डाइवर्जन पॉइंट चूड़ी बाजार है और वहाँ खुद जाने से दोनों पैरेलल हम चला नहीं सकते। पूरा डाइवर्जन मैंने अच्छी तरह से दे रखा है, लेकिन फिर भी किसी को अगर शहर में आना है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, मार्केट में आना है, दुकान पे आना, उनकी बहुत सारी परेशानी हो रही है। उस चीज़ को लेकर के कंटिन्यूस हम इसको परस्यू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कहीं से इन साधनों को निकालें ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। हाँ, जैसे अभी हमने पहले चूड़ी बाजार वाला बंद कर दिया था, आज चूड़ी बाजार वाला सही हो गया है। तो जो अपने मार्टिनल ब्रिज स्टेशन रोड से आने वाला ट्रैफिक है, जिसको बजरंगगढ़ की तरफ जाना है, उसको हमने चूड़ी बाजार से डाला है और नसिया से निकाला है, जो आराम से फव्वारा या बजरंगगढ़ बाहर की तरफ जा सकता है। और आगरा गेट से 4 व्हीलर की एंट्री रोक रखी है, 2 व्हीलर आ रहे हैं। और कचहरी रोड से चूँकि अभी कोई हमारे पास अल्टरनेट रास्ता नहीं बच रहा है, तो कचहरी रोड से अभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की थोड़ी थोड़ी एंट्री कर रखी है। किसी को अति आवश्यक कार्य है उस 4 व्हीलर को आने दिया जा रहा है, बाकी को शहर के बाहर से सीआरपीएफ होते हुए डाइवर्ट किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मांग की है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को परीक्षा और अध्ययन अध्यापन के लिए खोलने से पूर्व शिक्षा संस्थानों में संक्रमण से बचाव और हाइजीन के संबंध में समुचित व्यवस्थाएं की जाए और महामारी विशेषज्ञों की राय के बाद ही उन्हें खोला जाए। राज्य सरकार ने 16 जून से कॉलेजेस को एडमिशन और बाकी कामों के लिए खोलने और जुलाई के 2nd वीक से एग्जाम कराने का मंतव्य प्रकट किया है। इस संबंध में रुकटा राष्ट्रीय का कहना यह है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संक्रमण से बचाव के लिए और हाइजीन की व्यवस्थाएं पूरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करके उसके अनुरूप व्यवस्थाएं हो जाए और महामारी के जो पेंडेमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन के बाद ही खोला जाना चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों और विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मसला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, मीडिया में भी ये बात आई है कि अभी
कोरोना का पीक आना बाकी है। और एमएचआरडी मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी बीबीसी से बात करते हुए ये बात कही है कि 15 अगस्त के बाद ही शैक्षिक संस्थानों को खोला जाना चाहिए। तो हमारा मानना यह है कि शैक्षिक संस्थानों को खोलने से पहले, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत छोटी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, जहां पर हाथ धोने के लिए और टॉयलेट्स के लिए, इवन स्टाफ के लिए भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी स्थिति में सैनिटाइजिंग और स्वच्छता की और हाइजीन की जो कमी है वो बहुत बड़े संक्रमण का आधार बन सकती है। इसके अलावा गांव के विद्यार्थी जो सार्वजनिक वाहनों से आने वाले हैं उनको समस्या आने वाली है। शहरों में कमरे किराए के नहीं मिलने वाले हैं। सार्वजनिक वाहन, गाँव में संक्रमण बढ़ा है, सार्वजनिक वाहनों के आने के बाद शिक्षा संस्थानों में भी संक्रमण बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चीज पर बात करते हुए परीक्षा व्यवस्थाएं कैसे होगी, हमने ये भी सुझाव दिया है राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री कार्यालय को हमने पत्र भेजा है कि आप परीक्षा करवाते हैं तो परीक्षा करवाने के लिए OMR शीट पर परीक्षा लीजिए, लेकिन पहले अनुकूल परिस्थितियां बन जाए और परीक्षा को 2 पारी में कराते हुए, बीच में सैनिटाइज कराते हुए 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम खत्म कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें आगे सेशन चलेगा तो हमारी शैक्षणिक गतिविधियां और खेलकूद गतिविधियों के लिए, हॉस्टल के लिए, मेस के लिए, हमारे बाकी जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे लाइब्रेरी, उनके लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाकर व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ये सारी चीजें हो जाए और जब पैंडेमिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ जाए तो उसके बाद ही हमको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोलने की बात करनी चाहिए। ये सुझाव और ये मांग हमने राज्यपाल जी से और मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र भेजकर स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।